हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण होगा, लेकिन आरोपित वोल्टेज के विपरीत होगा। आरोपित वोल्टेज के विपरीत होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होता है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आरोपित वोल्टेज के विपरीत होगा, लेकिन वो क्या होगा, लगभग समान होता है। ठीक है, समान होता है। फ्लक्स जो होगा वो आपका साइनोसोइडल होगा, जा वेव में आपका फ्लक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य प्रतिरोध होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है कि एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर स्पेस को बिना बदले विद्युत धारा और वोल्टता के स्तर में परिवर्तन करता है। तो किसको बिना बदले, फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को चेंज कर सकता है, करंट के रिस्पेक्ट में घटा सकता है और बढ़ा सकता है, बट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है किसका, यहाँ पर प्रयोग करके शक्तिशाली सिस्टम में वोल्टता स्तर में बदलाव प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टता का जो स्तर होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है, घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफार्मर में रोधन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है रोधी तेल, रोधी पेपर। ठीक है, पेपर जो वाइंडिंग किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। ठीक है, और एलबी और एचबी जो वाइंडिंग होता है उनके मध्य पेपर का उपयोग किया जाता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और जो तेल भी होता है वो पेट्रोलियम खनिज होता है। ठीक है, तेल जो है वो पेट्रोलियम खनिज होता है, पेट्रोलियम खनिज होता है, बट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और इसमें तेल का जो रंग होता है ये आपका प्ले येलो, हल्का पीले रंग का होता है और इसका फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं यूपीपीसीएल जेई 2021 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक पर सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक का लाभ है। ठीक है, सिंगल फेज तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक पर सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक का क्या लाभ है। इसका मतलब है कि सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर और सिंगल मतलब अकेला एक है आपका 3 फेज का ट्रांसफार्मर। तो बैंक लाभ क्या है, तो लागत अपेक्षाकृत कम है, इसका वजन अपेक्षाकृत कम है, यह समान रेटिंग के लिए अपेक्षाकृत कम स्थान लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 अगर ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज के तो 3 अलग अलग जगह लगाना मतलब लगाना पड़ेगा, एरिया ज्यादा होगा। और इसमें क्या है कि एक 3 फेज का है तो उसके लिए जगह क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर लागत भी कम लगेगा, वजन भी कम होगा, रेट और स्थान भी कम लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एक भारित ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक की तुलना में प्राथमिक धारा क्या होगा। द्वितीयक की तुलना में प्राथमिक धारा क्या होगा, कब, जब लोड की स्थिति में है तब, लोड की स्थिति में है तब। यहां पर इसको समझ लेते हैं। देखिए एक चीज यहां पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वोल्टेज बढ़ने पर एसी में वोल्टेज बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है, घटता है, करंट का मान घटता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई यानी स्टेप अप है। तो इसका मतलब कि इधर वोल्टेज क्या होगा, V2 क्या होगा, ज्यादा होगा और V1 क्या होगा, कम होगा। लोडेड की स्थिति में कह रहा है तो जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा, और इधर वोल्टेज कम होगा तो करंट का मान क्या होगा,
ज्यादा, करंट का मान क्या होगा, ज्यादा, यानी निम्न वोल्टेज मतलब वोल्टेज कम हो रहा है और करंट का मान क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई करंट। और वही सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज और लो करंट। नेक्स्ट, यदि ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति को दिष्ट धारा आपूर्ति से दिष्ट धारा आपूर्ति में से बदल दिया जाए तो प्राथमिक वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। प्राथमिक वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। डीसी का रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो। यहां पर देखिए एक्सी और अपान में क्या होता है 2πfc, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो इसका मान 1/0, यानी मान क्या आ जाएगा, अनंत, यूनिट होता है ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अनंत हो जाएगा, तो प्रतिरोध उसका होता है, सॉरी मात्रक होता है ओम। तो जिसका सपोज दैट मान लें कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो धारा इसलिए नहीं प्रवाहित होगा। बट अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्सी क्यों हम लिख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जैसे कैपेसिटेंस के बनने के लिए प्लेटों के मध्य, प्लेटों के दो समांतर प्लेटों के मध्य क्या होता है कि अगर कोई भी प्लेट है उनके मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है और उसे सप्लाई जोड़ा जाता है, तो उनके बीच मध्य कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार की अगर मान लीजिए कि जो वाइंडिंग की जाती है एलबी और एचबी जो वाइंडिंग की जाती है, तो उनके मध्य पेपर का उपयोग किया जाता है, जो इंसुलेटिंग पेपर है उसका उपयोग किया जाता है। तो वहां पर उन दोनों के मध्य क्या बनेगा, आपका कैपेसिटेंस बनेगा। और कैपेसिटेंस बनने के कारण जब आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं डीसी में इसका मान कितना होता है, फ्रीक्वेंसी का मान डीसी सिस्टम में 0, और एसी में कितना होता है, भारत के लिए इंडिया में स्टैंडर्ड कितना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका तो जो मान होगा वो तो कुछ ना कुछ ओम में आएगा, लेकिन कम होगा किसकी तुलना में, डीसी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 फेज अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई मतलब स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एचटी हाई टेंशन कुंडलन बनाई जाती है अपेक्षाकृत पतले तार के अधिक संख्या में वर्तन, मतलब पतले तार के अधिक टर्नों की संख्या होती है, किसमें, अपचाई में। अपचाई में क्या होता है कि आपकी जो अपचाई में आपका वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो आप जानते हैं कि टर्नों की अगर संख्या घटाएंगे, N1 अगर ज्यादा होगा तो ये स्थिति किसकी होगी, स्टेप डाउन की होगी। तो यहाँ पर जब टर्न ज्यादा करेंगे, अधिक टर्न करेंगे, तो यहाँ पर पतले तार का उपयोग करेंगे और टर्नों की संख्या क्या करेंगे, ज्यादा। ठीक है, टर्नों की संख्या में क्या करेंगे, ज्यादा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर एक शक्ति ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कम वोल्टेज कुंडलन हमेशा मोटे तार की कम संख्या के साथ कुंडलित होता है। पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होता है लो वोल्टेज का, वह मोटे तार और कम टर्न में होता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए अगर यहाँ पर रो इंटू एल बाई ए, तार जो है वह तार की संख्या क्या होती है, कम, मतलब टर्नों की संख्या, तो लंबा कम अगर होगा तो लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मोटा करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, और लंबाई घटा देंगे तो इसका मान और कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए स्थिति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर एक प्रवर्धक की तुलना में एक ट्रांसफार्मर में वृद्धि नहीं कर सकता है क्या, आउटपुट पावर की वृद्धि नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक की ओर ले जाई जाती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक की ओर ले जाई जाती है, किसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा। किसके द्वारा ले जाई जाती है, फ्लक्स के द्वारा ले जाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में वह वाइंडिंग जिसमें विद्युत सप्लाई इनपुट के रूप में दी जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राथमिक कुंडली कहलाती है। ट्रांसफार्मर के जिस साइड आप इनपुट देते हैं वो आपका प्राइमरी कुंडली कहलाता है, और ट्रांसफार्मर के जिस साइड आप लोड जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी। उसको क्या कहा जाता है,
सेकेंडरी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक जो कुंडलन होती है या तो निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज की हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो डाउन होगा, स्टेप डाउन होगा, स्टेप अप होगा, तो इसके लिए वोल्टेज क्या हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रांसफार्मर का कार्य नहीं है। ट्रांसफार्मर का कार्य नहीं है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य डीसी को एसी में परिवर्तित करना। डीसी को एसी में ट्रांसफार्मर कार्य नहीं है, डीसी को एसी में परिवर्तित नहीं करता है। डीसी को एसी में परिवर्तित कौन करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि डीसी को एसी में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको डायरेक्ट से अल्टरनेट करना है और इसको अल्टरनेट से डायरेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक ट्रांसफार्मर में परिवर्तित करने का गुण नहीं होता है। क्या? शक्ति। ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है। पावर परिवर्तित कर एक ट्रांसफार्मर में शक्ति परिवर्तित करने का गुण नहीं होता, जितना रेटिंग का होगा उतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफार्मर ऐसे उपकरण होते हैं जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं और ये दोनों सर्किट एक दूसरे से विद्युत रूप से पृथक हैं। ट्रांसफार्मर है परस्पर प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला स्थैतिक युक्ति, मतलब आपके जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला स्टैटिक उपकरण होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि विद्युत रूप से पृथकीकृत है, विद्युत रूप से पृथकीकृत है, आइसोलेटेड है, यानी ये जो होते हैं ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं ये आपके किस रूप से जुड़े रहते हैं? वो जुड़े रहते हैं आपका मैग्नेटिकली रूप से। किस रूप से? मैग्नेटिकली, यानी चुंबकीय रूप से जुड़े रहते हैं। अगर वही आपका विद्युत रूप कहा जाएगा तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ी रहती है, यानी विद्युतीय रूप से जुड़ी रहती है। और वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वह आपके सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है आपका कि यदि किसी दिए गए वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मरों को ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा जाता है, तो यह नियंत्रित कर सकता है उच्च VA को, उच्च वोल्ट एम्पियर को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ का चुंबकीय युग्मन बढ़ाया जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ का चुंबकीय युग्मन बढ़ाया जा सकता है निम्न प्रतिष्ठब का चुंबकीय क्रोड प्रयोग करके। ठीक है, चुंबकीय क्रोड का प्रयोग करके। नेक्स्ट यहां पर है ट्रांसफार्मर की दो कुंडलन की बनावट के रूप में होती है, तो उच्च और निम्न वोल्टता कुंडलन, मतलब HV वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज यानी LV कुंडलन के रूप में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और विद्युतीय कुंडलन प्रेरणिक रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, इंडक्शन रूप से जुड़ी होती है, या आप मैग्नेटिकली भी कह सकते हैं, मैग्नेटिकली रूप से जुड़ी रहती हैं, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्राथमिक से द्वितीयक में रूपांतरिक शक्ति निर्भर करती है। प्राथमिक से द्वितीयक में रूपांतरिक शक्ति निर्भर करती है, तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन के बीच चुंबकीय कपलिंग पर, युग्मन पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एक लोडेड ट्रांसफार्मर में अन्योन्य फ्लक्स परिवर्तित करके बदला जा सकता है चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठब। ठीक है, यहां पर आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।